नमस्ते। भारत के जो आपराधिक कानून हैं, उनमें काफी बड़े बदलाव हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही नए और कह सकते हैं दिलचस्प प्रावधान पर बात करेंगे। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125। इसे पीस बॉन्ड भी कहा जा रहा है और ये कानून अपराध हो जाने के बाद शांति बनाए रखने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब किसी को किसी अपराध के लिए सजा हो जाती है तो क्या मामला बस वहीं खत्म हो जाता है? समाज ये कैसे पक्का करे कि वो इंसान भविष्य में फिर से शांति भंग नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और धारा 125 कहीं ना कहीं इसी का जवाब देने की एक कोशिश है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए हम इससे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये पीस बॉन्ड आखिर है क्या, फिर कौन सी अदालतें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और ये किन अपराधों पर लागू होता है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर किसी की सजा बाद में रद्द हो जाए तो फिर इस बॉन्ड का क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीस बॉन्ड असल में है क्या। मतलब ये शांति बनाए रखने का एक टूल कैसे है। तो ये शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा क्या बला है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक्स्ट्रा जेल की सजा या जुर्माना नहीं है। होता ये है कि जब अदालत किसी को सजा सुनाती है तो वो साथ में ये आदेश भी दे सकती है। इसमें दोषी व्यक्ति को एक कानूनी दस्तावेज पर यानी एक बॉन्ड पर साइन करना होता है, जिसमें वो एक तय समय तक शांति बनाए रखने का वादा करता है। तो इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकना है। ठीक है, तो ये आदेश कौन दे सकता है? क्या कोई भी अदालत ऐसा कर सकती है? आइए देखते हैं कि कानून में इसके लिए क्या कहा गया है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसकी जो प्राइमरी पावर है वो ट्रायल कोर्ट्स के पास होती है, यानी विचारण न्यायालयों के पास। ये वही अदालतें हैं जो किसी भी मामले में पहली बार सजा पर फैसला सुनाती हैं। और जब हम ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं तो कानून खास तौर पर 2 अदालतों का जिक्र करता है। एक तो सेशन कोर्ट और दूसरी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत। बस इन्हीं अदालतों के पास ये पावर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो पावर है ये ऊंची अदालतों तक भी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो अदालतें अपील या रिवीजन की सुनवाई कर रही हैं, वो भी ये आदेश जारी कर सकती हैं। मतलब अगर कोई अपनी सजा के खिलाफ अपील करता है तो अपीलीय अदालत भी यह बॉन्ड लागू कर सकती है। और इसी तरह जो अदालतें रिवीजन की पावर इस्तेमाल कर रही हैं, वे भी ऐसा कर सकती हैं, खासकर जब वे किसी केस को दोबारा देख रही हों। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये पीस बॉन्ड किसी भी अपराध के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कानून कुछ खास तरह के अपराधों की लिस्ट देता है जिनके लिए ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। इसमें न्याय के खिलाफ अपराध जैसे झूठे सबूत देना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हमला करना, किसी पर जबरदस्ती करना या जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जिसे कानून में मिसचीफ कहा जाता है, ये सब भी इसमें आते हैं। किसी को डराना धमकाना भी एक वजह हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी ऐसा दूसरा अपराध जो शांति भंग करने के इरादे से किया गया हो। और तो और, अगर कोई इन अपराधों को करने में किसी की मदद भी करता है तो उस पर भी यह कानून लागू हो सकता है। तो अब तक हम ये जान गए हैं कि ये पीस बॉन्ड क्या है, कौन इसे लागू कर सकता है और किन अपराधों के लिए। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? चलिए इसके 3 आसान स्टेप्स को समझते हैं। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को उन अपराधों में से किसी एक के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए जिनकी हमने अभी बात की। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि कोर्ट को ये लगे कि भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए ये बॉन्ड लेना आवश्यक है। ये ऑटोमैटिक नहीं है, ये पूरी तरह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और आखिर में, अगर कोर्ट को ये जरूरी लगता है तो वो सजा सुनाते समय ही बॉन्ड पर साइन करने का आदेश देगी। तो ये शांति बनाए रखने का वादा कितने समय तक चलता है? क्या ये हमेशा के लिए होता है? नहीं, कानून ने इसकी एक साफ समय सीमा तय की है। ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अदालत मामले को देखते हुए इससे कम समय के लिए भी आदेश दे सकती है, लेकिन ये कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या होता है अगर कोई अपील करता है और ऊपर की अदालत उसे निर्दोष पाती है? क्या उसे फिर भी उस पीस बॉन्ड को मानना होगा? नहीं। और यही इस कानून का एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। यहां पर 2 ही सिचुएशन बनते हैं।
अगर अपील के बाद भी सजा बनी रहती है तो उस व्यक्ति को बॉन्ड की पूरी अवधि तक शांति बनाए रखनी होगी। लेकिन अगर ऊपर की अदालत सजा को रद्द कर देती है तो वो पीस बॉन्ड भी अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। कानून में ये बात साफ साफ लिखी है। ये कहता है, यदि दोष सिद्धि को अपील पर या अन्यथा रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार निष्पादित किया गया बॉन्ड शून्य हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि किसी बेगुनाह इंसान पर कोई बेवजह की पाबंदी न लगे। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या ये पीस बॉन्ड समाज की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है या फिर ये दोषी व्यक्ति की आज़ादी पर एक और बोझ है? ये कानून कहीं न कहीं समाज की सुरक्षा और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस पर सोचने की जरूरत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी टूल को समझने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो शांति तो बनाए रखता है, पर इसका तरीका काफी अलग है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोचिए, क्या कानून ऐसा कर सकता है कि वो किसी गड़बड़ी के होने का इंतजार ही ना करे? मतलब प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे रोक दे? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और इसमें भी हम खास तौर पर एक सेक्शन पर फोकस करेंगे जो इसी प्रोएक्टिव सोच पर बना है, मतलब पहले से ही एक्शन लेना। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सेक्शन 126 सजा देने के लिए नहीं है। नहीं, इसका काम है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। भविष्य में कोई झगड़ा या अशांति ना हो, बस ये उसे रोकता है। तो फिर चलिए इसे और करीब से देखते हैं। आखिर ये कानून काम कैसे करता है? इसमें कौन कौन शामिल होता है, क्या होता है, क्यों होता है? अब देखिए, ये बहुत मजेदार है। पावर किसके हाथ में है? एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। और ये किसके ऊपर लागू हो सकता है? किसी भी ऐसे इंसान पर जिससे लगे कि वो आगे चलकर शांति भंग कर सकता है। और इसका मेन मकसद क्या है? जमीनी स्तर के झगड़ों को रोकना, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली लड़ाइयां। तो ये होता कैसे है? इसके लिए एक स्पेशल टूल है जिसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। ये बेसिकली एक फॉर्मल प्रॉमिस है। वो इंसान एक बॉन्ड भरता है और वादा करता है कि वो एक तय समय तक कोई गड़बड़ नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता। इस पर एक टाइम लिमिट भी है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। ये पीस बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू किया जा सकता है। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है, ये तो समझ आ गया, पर वो इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, पूरा प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट को कहीं से जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। फिर वो उस जानकारी के आधार पर अपनी एक राय बनाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बात में दम है तो वो उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजते हैं कि भाई बताओ, तुमसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। और आखिर में सब कुछ सुनने और समझने के बाद अगर उन्हें जरूरी लगता है तब जाकर बॉन्ड का ऑर्डर दिया जाता है। चलिए अब फिर से इस कानून की सबसे जरूरी बात पर लौटते हैं, इसकी फिलॉसफी। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये प्रिवेंशन के बारे में है, पनिशमेंट के बारे में नहीं, रोकथाम, सजा नहीं। इस फर्क को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक होता है दंडात्मक कानून जो कोई क्राइम होने के बाद एक्शन में आता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया तब पुलिस आई। और दूसरा है ये निवारक कानून यानी सेक्शन 126 जो भविष्य के खतरे को देखकर पहले ही एक्शन लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बच्चों को सड़क पार कराता है ताकि एक्सीडेंट हो ही ना। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस इंसान का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। जी हां, ये सिर्फ और सिर्फ भविष्य में क्या हो सकता है उसके अंदाजे पर काम करता है। और यहीं से हम इस कानून के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। जब आप किसी को क्राइम करने से पहले ही रोक रहे हैं तो यह पावर और किसी की पर्सनल आज़ादी के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का सवाल बन जाता है। कानूनी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मजिस्ट्रेटों को बहुत ज़्यादा व्यापक शक्तियां दी गई हैं। सोचिए, व्यापक शक्तियां, ये शब्द ही अपने आप में कितने पावरफुल हैं। और इन शक्तियों का सीधा असर उन लोगों की आज़ादी पर पड़ता है जिन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं है, जिन्हें किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। ये बहुत बड़ी बात है।
तो मतलब पूरा निचोड़ क्या है? सेक्शन 126 शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि ये किसी की आज़ादी को तब रोकता है जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर, सावधानी से और कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। समाज के लिए सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या किसी व्यक्ति की आज़ादी? इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाए? मतलब सजा बाद में नहीं, पहले ही रोकथाम, सिर्फ एक बॉन्ड भरवाकर। भारत का एक नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 127 कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इसी गुड बिहेवियर बॉन्ड की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये गुड बिहेवियर बॉन्ड आखिर है क्या चीज? नाम से तो लगता है बड़ा सीधा साधा मामला होगा, है ना? पर इसकी जो कानूनी बारीकियां हैं वो काफी दिलचस्प हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये गुड बिहेवियर बॉन्ड एक तरह का लीगल प्रॉमिस है, एक कानूनी वादा। इसमें एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से कहता है कि भाई आप एक तय समय तक अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे जिससे कोई भी आपत्तिजनक बात या सामग्री ना फैले। और देखिए यहीं पर सबसे अहम बात छिपी है, ये कोई सजा नहीं है, ये है रोकथाम। मतलब कानून यहाँ किसी को किए गए अपराध के लिए सजा नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य में कुछ गलत हो सकता है उसे होने से रोक रहा है। तो ठीक है, बॉन्ड तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या करने पर यह कानून लागू हो सकता है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी सामग्री है जिसे देखकर मैजिस्ट्रेट ये एक्शन ले सकता है? चलिए इसी पर नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर यह कानून 3 तरह की सामग्री को कवर करता है। सबसे पहला है कोई भी ऐसा मामला जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो। दूसरा, जुडिशरी पर अटैक, यानी किसी जज को क्रिमिनली डराना धमकाना या उनकी मानहानि करना। और तीसरा, जिसे हम आम भाषा में अश्लील या ऑब्सीन मैटर कहते हैं, उसे बनाना, बेचना या फैलाना। तो हाँ, ये तीनों ही चीजें काफी गंभीर मानी गई हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला सामने आ गया, अब मजिस्ट्रेट का अगला कदम क्या होगा? पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा सा है। देखिए, सबसे पहले मजिस्ट्रेट तक ये जानकारी पहुंचती है कि कोई व्यक्ति इस तरह की प्रतिबंधित सामग्री फैला रहा है। फिर मैजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि क्या इस मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस वजह है भी या नहीं, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ वजह तो है, तो फिर उस व्यक्ति को एक शो कॉज नोटिस या आदेश जारी किया जाता है। मतलब उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई, तुम्हारे खिलाफ ये गुड बिहेवियर बॉन्ड क्यों ना लागू किया जाए। और ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए होता है? तो कानून कहता है कि इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो 1 साल की हो सकती है। अब आते हैं इस कानून के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम पहलू पर। यह जुड़ा है प्रेस से। दरअसल रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस के लिए इसमें एक खास तरह का सुरक्षा कवच भी है। कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि अगर कोई भी पब्लिकेशन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत रजिस्टर्ड है तो उसके एडिटर, मालिक, प्रिंटर या पब्लिशर के खिलाफ इस धारा के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब एक तरह से ये प्रेस की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम करता है। लेकिन हर ढाल के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। इस सुरक्षा को हटाया भी जा सकता है, पर ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है। मतलब ये इतना आसान नहीं है। इस शील्ड को हटाने के लिए एक बहुत हाई लेवल अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होगी। चलिए अब एक और बारीक लेकिन बहुत जरूरी कानूनी फर्क को समझते हैं, और ये फर्क जुड़ा है इरादे से, यानी कि इंटेंट से। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मामला देश की संप्रभुता वाला है या किसी जज की मानहानि का है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये काम जानबूझकर किया गया था, इंटेंशनली किया गया था। लेकिन जब बात अश्लील सामग्री की आती है तो वहां इरादा देखा जाना जरूरी नहीं है। यानी अगर किसी ने अनजाने में भी ऐसी कोई सामग्री सर्कुलेट कर दी तब भी उस पर एक्शन हो सकता है। ये कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल उठता है कि एक मजिस्ट्रेट ये फैसला लेता कैसे है। देखिए, वो सिर्फ आरोप को नहीं देखते बल्कि पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। वो उस व्यक्ति का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, केस के आसपास के हालात क्या थे, उसका विश्लेषण करेंगे
और सबसे ज़रूरी, वो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या इस बात की संभावना है कि ये अपराध दोबारा हो सकता है, यानी ये फैसला पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो धारा 127 है, ये रोकथाम का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा कर देता है कि सजा देने और किसी को कुछ करने से रोकने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। जब कानून भविष्य का अंदाजा लगाकर काम करने लगे, तो क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ जाता? ये वो सवाल है जो इस कानून के सही इस्तेमाल को लेकर हमेशा बना रहेगा। भारत के कानूनों में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो असल में अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, जरा सोचिए, पुलिस को कोई ऐसा इंसान मिलता है जो जानबूझकर छिप रहा है, अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून बस हाथ पर हाथ धरे इंतजार करेगा कि वो कुछ गलत करे, या फिर इसे रोकने का कोई तरीका भी है? बस इसी सिचुएशन के लिए बनाई गई है धारा 128। देखिए, जब हम कानून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सजा आती है, मतलब कुछ गलत हुआ, उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन एक अच्छा कानूनी सिस्टम सिर्फ सजा नहीं देता, वो अपराध को होने से भी रोकता है। और ये जो धारा 128 है ये इसी रोकथाम वाली सोच का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये अच्छे व्यवहार का कानून है क्या चीज? इसका सीधा सा मकसद है किसी को समाज के लिए खतरा बनने से पहले ही रोक देना। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो धारा 128 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक खास पावर देती है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी क्राइम को करने के इरादे से छिप रहा है, तो वो उस इंसान से एक अच्छे व्यवहार का बॉन्ड भरवा सकते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई सजा नहीं है, ये तो बस भविष्य में कानून का पालन करने का एक तरह का वादा है। अब अगर इस कानून को ठीक से समझना है तो इसके कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 शब्द ऐसे हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस की नींव इन्हीं पर टिकी है। पहला शब्द है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कौन होते हैं? ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की होती है, और इस केस में फैसला लेने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। और दूसरा सबसे जरूरी शब्द है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, यहाँ किसी छोटी मोटी चोरी चकारी की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं हत्या, डकैती, अपहरण जैसे बड़े और गंभीर अपराधों की। मतलब वो अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि धारा 128 सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गंभीर अपराधों की आशंका होने पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि इस कानून को किसी पर भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, इसके लिए 2 बहुत ही सख्त शर्तें हैं, और ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा कि ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पूरी हो गई तो काम चल जाएगा। नहीं, दोनों जरूरी हैं। एक के बिना दूसरी का कोई मतलब नहीं है। असल में यही इस कानून का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है, जो इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल होने से रोकता है। तो वो 2 शर्तें हैं क्या? पहली शर्त कि वो इंसान जानबूझकर एक्टिवली अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरी शर्त ये मानने का एक ठोस कारण होना चाहिए कि वो ऐसा किसी गंभीर, मतलब किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए कर रहा है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, कानून में सिर्फ शर्तें नहीं बताई गई हैं, बल्कि कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक हुआ और तुरंत एक्शन ले लिया। इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट तक जानकारी पहुंचती है। इसके बाद, जो कि बहुत जरूरी है, धारा 135 के तहत एक फॉर्मल जांच करनी ही पड़ती है। ये कंपलसरी है, और फिर सिर्फ उस जांच के नतीजों के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि बॉन्ड को ऑर्डर देना है या नहीं। और कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। अगर ये कंपलसरी जांच नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट का दिया हुआ कोई भी ऑर्डर
इनवैलिड माना जाएगा, यानी अमान्य होगा। ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ठीक है, हमने शर्तें भी समझ ली और प्रोसेस भी देख लिया। अब चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है और सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है याद रखने वाली, वो ये है कि धारा 128 एक प्रिवेंटिव एक्शन है, प्यूनिटिव नहीं। मतलब इसका काम सजा देना नहीं, बल्कि अपराध को होने से रोकना है। ये जेल या जुर्माने जैसा नहीं है जो क्राइम होने के बाद होता है। ये रोकथाम और सजा के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। और ये जो अच्छे व्यवहार का बॉन्ड है, ये कितने टाइम तक के लिए होता है? तो कानून कहता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 साल है। अब मजिस्ट्रेट चाहें तो हालात को देखते हुए इसे 1 साल से कम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इसे समेटें तो धारा 128 के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इसका मकसद गंभीर अपराध को रोकना है। दूसरा, ये तभी लागू होगा जब कोई छिप भी रहा हो और उसका इरादा भी आपराधिक हो। दोनों चीजें जरूरी हैं। तीसरा, एक फॉर्मल जांच करना कंपल्सरी है। और चौथा, बॉन्ड का मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, रोकथाम तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि किसी के छिपने के पीछे का इरादा सच में कोई गंभीर अपराध करने का ही था? किसी के मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना शायद इस कानून को असल में जमीन पर लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है। नमस्कार। सोचिए, क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है जो किसी को वो जुर्म करने से रोके जो उसने अभी तक किया ही नहीं है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे कानूनी टूल को समझने जा रहे हैं जिसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी अपराध को होने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है। बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द भारत का एक नया कानून घूमता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 129। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कानून है किस बारे में। ये किसी किए गए अपराध की सजा के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि भविष्य में अच्छे व्यवहार की एक तरह से गारंटी मांगने के बारे में है। इसे आप एक तरह से कानूनी येलो कार्ड की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऑफिशियल वार्निंग है और साथ ही एक फाइनेंशियल वादा भी कि आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। और ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए है जिन्हें कानून आदतन अपराधी मानता है। तो सवाल ये है कि कौन आता है इस कैटेगरी में? कानून ने इसे बहुत साफ साफ बताया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कानून उन लोगों की बात करता है जिनका प्रॉपर्टी से जुड़े क्लासिक अपराधों या लोगों के खिलाफ जुर्म करने का एक पैटर्न रहा है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है आदतन। इसके अलावा इसमें वो लोग भी आते हैं जो लगातार पब्लिक पीस को भंग करते हैं या जिन्हें इतना खतरनाक माना जाता है कि उनका यूं आज़ाद घूमना समाज की सुरक्षा के लिए ही एक बड़ा खतरा बन सकता है। और ये बात सीधे सीधे कानून के सुरक्षा वाले मकसद को दिखाती है। अब जो चीज़ इसे और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसका दायरा सिर्फ गली मोहल्लों के अपराध तक ही सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक और पब्लिक हेल्थ से जुड़े अपराध भी शामिल हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ऐसे शख्स की पहचान हो गई। अब आगे क्या होगा? इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं। एक बात साफ है, ये पूरी प्रक्रिया मनमानी नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टम से चलती है। इसकी शुरुआत होती है जानकारी मिलने से, फिर उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट सिक्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर दे सकता है। और ये बॉन्ड कितने समय तक लागू रह सकता है? तो कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का आदेश दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कानून की आखिर जरूरत ही क्या है? इसका जवाब हमें कानून से जुड़े ऑफिशियल नोट में ही मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस कानून का पहला मकसद है समाज को सुरक्षा देना। मतलब लोगों और उनकी प्रॉपर्टी दोनों को ही ऐसे नुकसान से बचाना जिसका अंदेशा पहले से हो। ये कानून उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। मतलब जो सबूतों की कमी या किसी और वजह से उन अपराधों की सजा से बार बार बच निकलते हैं जो वो असल में कर रहे होते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धारा 129 अधिकारियों को एक कानूनी आधार देती है ताकि वो किसी के व्यवहार के पैटर्न को देखकर दखल दे सकें, और इसका सीधा सीधा मकसद समाज को सुरक्षित रखना है।
और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, सामुदायिक सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई कब जरूरी हो जाती है और कहाँ पर हमें सुरक्षा और किसी पर पहले से एक्शन लेने के बीच की बारीक लाइन खींचनी चाहिए। इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी कानून की दुनिया में एक छोटी सी चूक, एक मामूली सी गलती पूरे केस का रुख बदल सकती है। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी BNSS के अंदर छिपे एक ऐसे ही नियम को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा नियम है जहां एक गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो एक गलती पूरे मामले को खत्म कर सकती है। अच्छा, इससे पहले कि हम उस नियम की बारीकियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, एक कानूनी कार्रवाई में एक ऐसी गलती हो जाए जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता, एक ऐसी भूल जो पूरे केस को वहीं का वहीं रोक दे आगे बढ़ने से पहले ही। तो सवाल सीधा सा है, क्या सिर्फ एक प्रोसीजरल मिस्टेक, मतलब प्रक्रिया का सही से पालन न करना, किसी पूरे केस को खारिज करवा सकता है? क्या ये मुमकिन है? और जब बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 की आती है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ, एक अकेली प्रक्रियात्मक गलती पूरी की पूरी कार्यवाही को अमान्य करने के लिए काफी है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। इस पूरी चर्चा में एक शब्द बार बार आएगा और वो है विशिएट। इसका मतलब है किसी चीज की कानूनी वैधता को पूरी तरह से खत्म कर देना, उसे शून्य बना देना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्जन है जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन औजार हैं, लेकिन अगर वो औजार स्टेरिलाइज्ड नहीं है तो पूरी सर्जरी ही बेकार और खतरनाक हो जाती है, राइट? कानून में भी सही प्रक्रिया का पालन न करना पूरी कार्रवाई को ठीक इसी तरह विशिएट कर देता है। तो अब जब हमें ये पता है कि दांव पर क्या लगा है, चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि ये कानूनी आदेश आखिर हैं क्या और इन्हें जारी ही क्यों किया जाता है। देखिए, ये आदेश आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 9 से, और इनका मकसद सजा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन्हें पनिटिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव कहते हैं। मतलब इनका काम है अपराध होने से पहले ही उसे रोकना। ये एक तरह से कानून का प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला सिद्धांत है, जिसे मजिस्ट्रेट तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति से शांति भंग होने का खतरा है। और बस यहीं पर पिक्चर में आती है धारा 130। ये धारा एक मैंडेटरी चेकलिस्ट देती है। इसमें 4 ऐसी बातें हैं जिनका पालन करना ही करना है। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। चलिए इस पर जरा करीब से नजर डालते हैं। स्क्रीन पर जो 4 पॉइंट्स हैं वो असल में धारा 130 का दिल है। मैजिस्ट्रेट का जो भी आदेश होगा वो लिखित में होना चाहिए और उसमें ये 4 बातें एकदम साफ साफ लिखी होनी चाहिए। उन्हें क्या जानकारी मिली है, बॉन्ड की रकम कितनी होगी, ये बॉन्ड कितने समय तक लागू रहेगा और कितने जमानतियों की जरूरत होगी, मतलब वो लोग जो उस व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की गारंटी लेंगे। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सुझाव या गाइडलाइन नहीं है, ये कानून का एक सख्त आदेश है। अगर इन 4 में से एक भी चीज गायब हुई तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया में एक ऐसी कमी आ गई है जो पूरे मामले के लिए जानलेवा साबित होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट इन 4 बातों में से कोई एक भूल जाए तो क्या होगा? क्या इसे एक छोटी मोटी भूल मानकर चला जा सकता है, या ये इतनी बड़ी गलती है कि पूरा केस ही खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही अहम अदालती मामले से मिलता है। इस केस को समझने से पहले कानून की 2 बातों में फर्क समझना होगा। एक होती है मामूली अनियमितता, मतलब एक छोटी मोटी चूक जिसे बाद में ठीक किया जा सकता है, और दूसरा होता है अनिवार्य प्रावधान, जिसका पालन करना हर हाल में जरूरी है और जिसे नजरअंदाज करना मतलब पूरे मामले को खत्म करना। तो देखते हैं कि अदालत ने धारा 130 को किस कैटेगरी में रखा। मामला है महादेव स्वामी बनाम कर्नाटका राज्य का। कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल साफ था, क्या इस प्रक्रिया का पालन न करना एक मामूली सी गलती मानी जा सकती है? और कोर्ट का फैसला भी उतना ही साफ था, नहीं। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये पूरी कार्यवाही को विशिएट कर देगा, मतलब अमान्य कर देगा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, इसे केवल अनियमितता नहीं माना जा सकता। ये एक लाइन इस नियम की ताकत को साफ साफ बयां करती है। ये बताती है कि प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि न्याय का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लेकर आता है। आखिर कानून प्रक्रिया पर, प्रोसीजर पर इतना जोर क्यों देता है? ये बात सिर्फ एक नियम की नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। और इसका जवाब बहुत सरल है। कानून में कोई काम कैसे किया जाता है, ये अक्सर उतना ही जरूरी होता है जितना कि क्या किया जा रहा है। यह सख्त प्रोसीजरल नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की मनमानी को रोका जा सके और ये पक्का किया जा सके कि हर कदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उठाया जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें साफ होती हैं? पहली, धारा 130 कोई सुझाव नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। दूसरी, इसके 4 तत्व एक ऐसी चेकलिस्ट हैं जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तीसरी, इसका पालन नहीं किया तो पूरी कार्रवाई शून्य हो जाएगी। और आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि प्रक्रिया ही न्याय के सिद्धांतों की असली रक्षक है। और अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। ये नियम निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने के लिए है, लेकिन जब ऐसी जरूरी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाता है तो हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की नींव पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, चलिए आज कानून की किताब के एक पन्ने को पलटते हैं। कभी सोचा है कि जब अदालत में जज साहब किसी के खिलाफ कोई फैसला सुनाते हैं तो उस इंसान के पास क्या अधिकार होते हैं? आज हम कानून के एक ऐसे ही छोटे से लेकिन बहुत ही मजबूत वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक पल के लिए अदालत के उस कमरे में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वहां खड़ा है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। तो सोचिए जरा, कोई कटघरे में खड़ा है और जज साहब कोई हुक्म सुनाते हैं। चारों तरफ भारी भरकम कानूनी शब्द, मुश्किल प्रक्रियाएं। ऐसे माहौल में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या उसे बस चुपचाप सुनना है? और यहीं पे हमारा कानून एक बहुत बहुत जरूरी अधिकार देता है, समझने का अधिकार। ये कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और सबसे जरूरी, समझ में भी आना चाहिए। तो ये है वो लाइन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 131। ये कहता है, उसे वो आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, या अगर वो चाहे तो उसका मतलब उसे समझाया जाएगा। मतलब बहुत सीधा है, या तो पूरा का पूरा कानूनी ऑर्डर सुनाया जाएगा, या फिर अगर कोई डिमांड करता है तो उसे आसान भाषा में समझाया जाएगा कि इसका असल मतलब क्या है। हाँ, एक बात और, ये जानना भी दिलचस्प है कि ये नियम हर केस में लागू नहीं होता। ये खास तौर पर सुरक्षा आदेशों के लिए है, मतलब वो आदेश जो समाज में शांति और अच्छा बर्ताव बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जैसे किसी को किसी खास जगह से दूर रहने के लिए कहना। तो इसका असली मतलब क्या निकल कर आता है? मतलब यह है कि कानून सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा है, वो असल में समझने की ताकत दे रहा है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अधिकार है। तो कानून समझने में मदद कैसे करता है? इसके लिए वो 2 रास्ते देता है। आइए इन दोनों रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं। यहां देखिए, 2 विकल्प साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है पढ़कर सुनाना, मतलब जो भी कानूनी भाषा में लिखा है उसे हूबहू पढ़ दिया जाएगा, और दूसरी तरफ है सार समझाना, यानी उस आदेश का असली मतलब क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये सरल शब्दों में बताया जाएगा। और यहीं पर देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है। ऑर्डर सुनाया जाना, ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये तो होना ही है, लेकिन उसे समझना वो एक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार जिसे इस्तेमाल करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। और यही बात इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाती है, ये चुनने की शक्ति देती है। जरा इन चंद शब्दों पर गौर कीजिए। यदि वह ऐसी इच्छा करे। अरे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्ति है। ये उस व्यक्ति को एक चुपचाप खड़े दर्शक से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है, जो अपनी कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान है। पहले 2 कदम तो स्टैंडर्ड हैं, कोई अदालत में मौजूद है और आदेश सुनाया जा रहा है। लेकिन ये तीसरा कदम, यही सब कुछ बदल देता है। जैसे ही कोई सफाई मांगता है तो वो प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेता है। बस एक इच्छा पूरी प्रक्रिया का रुख बदल सकती है। तो क्या ये बस एक छोटी सी कानूनी प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी न्याय प्रणाली की बुनियाद पर पड़ता है। ये देखिए, सेक्शन 131 इतना जरूरी क्यों है? ये पक्का करता है कि किसी को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नोटिस ना मिले, बल्कि उसे सच में समझ आए।
ये सिस्टम में आम इंसान को एक आवाज देता है, और जब लोगों को समझ आता है कि क्या हो रहा है तो उनका न्याय प्रणाली में विश्वास भी तो बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कानून का ये छोटा सा प्रावधान एक साधारण सी कार्रवाई को समझने की गारंटी में बदल देता है। ये उस सिद्धांत को सच करता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना और समझ में भी आना चाहिए। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। किसी भी बात का साफ होना कोई सहूलियत नहीं बल्कि हक है। जरा सोचिए, कानून में दी गई ऐसी छोटी छोटी बातें ये पूरी न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाने के लिए कितनी जरूरी हैं। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कानून किसी गड़बड़ के होने का इंतजार करने के बजाय उसे शुरू होने से पहले ही कैसे रोक सकता है? आज हम इसी दिलचस्प संतुलन को समझेंगे कि कैसे हमारी कानूनी व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही कदम उठा सकती है। तो सवाल यही है, क्या कानून हमेशा रिएक्शन में ही काम करता है, मतलब कुछ होने के बाद, या वो पहले से भी कोई एक्शन ले सकता है? क्या कोई ऐसा कानूनी तरीका है जिससे किसी बुरी घटना को टाला जा सके? बस इसी पावरफुल आइडिया को आज हम समझने जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 132 को बहुत करीब से देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी धारा है जो मजिस्ट्रेट को पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ खास पावर्स देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, शांति भंग। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है जो आम जनता के चैन और सुकून में खलल डाले, जैसे कि दंगा भड़काना या लोगों में दहशत फैलाना। तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई इंसान शांति भंग कर सकता है, तो उनका सबसे पहला और सबसे आम कदम क्या होता है? चलिए देखते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन है कि कोई व्यक्ति पब्लिक पीस के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वो इंसान उस वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं है। बस यहीं से पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे में कानून एक बहुत सीधा सा रास्ता बताता है, जैसा कि यहां दिख रहा है। सबसे पहले जिस पर शक है वो कोर्ट में नहीं है, तो जवाब में मजिस्ट्रेट एक समन जारी करते हैं। ये एक तरह का ऑफिशियल बुलावा है। इसका सीधा मतलब है आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। ये पहला और सबसे नॉर्मल स्टेप है। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर वो इंसान पहले से ही जेल में हो? मान लीजिए किसी दूसरे केस में वो हिरासत में है, क्या तब भी उसे समन भेजा जाएगा? आइए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। देखिए, इस सिचुएशन में प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है। मजिस्ट्रेट सीधे जेल या पुलिस अधिकारी को एक वारंट भेजते हैं, पर एक बात पर गौर कीजिएगा, ये उससे दोबारा गिरफ्तार करने का वारंट नहीं है। ये बस एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। ये एक बहुत ही जरूरी बारीक बात है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। कभी कभी हालात इतने सीरियस होते हैं कि समन भेजकर इंतजार करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऐसे में कानून एक ज्यादा सख्त कदम उठाने की भी इजाजत देता है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक तरफ समन है जो एक कानूनी नोटिस की तरह है जिसमें हाजिर होने को कहा जाता है। दूसरी तरफ है गिरफ्तारी वारंट जो एक सीधा सीधा हुक्म है। एक आम प्रक्रिया है तो दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जब एक मजिस्ट्रेट समन वाली प्रक्रिया को पूरी तरह से साइड में रखकर सीधे किसी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। देखिए, कानून इस मामले में बहुत ही साफ और सख्त है। मजिस्ट्रेट यूं ही हवा में फैसला नहीं ले सकते। उनके पास पुलिस रिपोर्ट जैसी कोई ठोस जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह लिखना भी होगा कि जानकारी क्या है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह पक्का यकीन होना चाहिए कि खतरा इतना बड़ा और इतना इमिनेंट है कि गिरफ्तारी के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। सच कहूं तो यही इस पूरे कानून का दिल है। ये लाइन हमें बताती है कि किसी की आज़ादी छीनना यानी गिरफ्तारी हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। ये कदम तभी उठाया जा सकता है जब शांति बनाए रखने का कोई दूसरा तरीका काम ही ना करे। तो अब तक की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, ये कानून दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है पब्लिक की सेफ्टी और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी। तो ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि ऐसा हुआ तो वैसा ही होगा। ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विवेक पर, उनकी समझ पर निर्भर करता है।
उन्हें सबूतों को तौलना होता है और फिर ये फैसला करना होता है कि सिचुएशन कितनी अर्जेंट है। क्या एक समन से काम चल जाएगा या फिर तुरंत गिरफ्तारी करना ही पड़ेगा। तो आखिर में हमें क्या समझ आया? यही कि कानून का पहला कदम हमेशा सौम्य होता है, यानी एक समन। जो सख्त कदम है, गिरफ्तारी वारंट, वो सिर्फ तब उठाया जाता है जब खतरा सच में बहुत बड़ा और नज़दीक हो। हर फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि समस्या को होने से रोकना है। और आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, कोई भी समाज सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच की ये पतली सी लाइन आखिर खींचता कहाँ है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई कानूनी नोटिस आए, उसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर क्यों करना है। क्या ये सही लगेगा? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी धारा पर बात करने वाले हैं, जो ये पक्का करती है कि कानून की प्रक्रिया में क्यों का जवाब हमेशा मिले। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। हमारा कानून ये कैसे सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानूनी नोटिस सिर्फ एक हुक्म बनकर ना रह जाए, बल्कि उसके पीछे का कारण भी साफ साफ बताए। क्योंकि जब बात कानून की हो तो पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब एक खास नियम में छिपा है, लेकिन उस नियम तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस बड़ी लीगल किताब को खोलना होगा जिसमें ये लिखा है। तो ये सब शुरू होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। यह है भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हमारी आज की पूरी कहानी इसी में है। चलिए अब इस बड़ी सी किताब के अंदर चलते हैं, सीधे उस चैप्टर पर जहां हमारा जवाब है। इस नए कोड के अंदर है चैप्टर 9। आप समझ लीजिए कि हम पूरी किताब से ना सीधे जूम इन करके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं। और इस चैप्टर 9 का पूरा ऑफिशियल टाइटल है शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा। इस नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है ना कि ये किस तरह के मामलों से जुड़ा हो सकता है। और इसी चैप्टर के अंदर वो एक नियम है, वो चाबी जो हमारे आज के सवाल का ताला खोलेगी। ये है सेक्शन 133। इसका टाइटल ही देखिए, काफी हद तक कहानी बता देता है। आदेश की प्रति समन या वारंट के साथ होगी। सुनने में तो सीधा सा लगता है, पर इसके अंदर असली कानून क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो ये है सेक्शन 133 का पूरा टेक्स्ट। अब लीगल भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये कहता है कि जब भी सेक्शन 132 के अंडर कोई समन या वारंट निकलेगा, तो उसके साथ सेक्शन 130 वाले ऑर्डर की एक कॉपी हमेशा हमेशा अटैच होगी। चलिए इसको और भी आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो ये नियम असल में काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसके कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं। आइए इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में बंटी है। पहला कदम, मजिस्ट्रेट धारा 130 के तहत एक आदेश देता है। दूसरा कदम, उस आदेश को लागू करवाने के लिए धारा 132 के तहत उस व्यक्ति को बुलाने के लिए एक समन या वारंट जारी होता है। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जहां धारा 133 का जादू चलता है। उस पहले वाले आदेश की एक कॉपी इस समन या वारंट के साथ नत्थी कर दी जाती है। और चौथा और आखिरी स्टेप, अधिकारी ये दोनों दस्तावेज एक साथ उस व्यक्ति को सौंपता है। तो इस पूरे नियम का निचोड़ यानी कि द मेन पॉइंट बस इतना सा है, समन या वारंट कभी अकेला नहीं आएगा। उसके साथ हमेशा वो ओरिजिनल ऑर्डर भी आएगा जिसकी वजह से ये समन भेजा जा रहा है, बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह जो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून में ये छोटा सा नियम इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और यही सवाल हमें ले जाता है इस पूरी प्रक्रिया के दिल में, द राइट टू नो, यानी जानने का अधिकार। इस नियम से फर्क क्या पड़ता है? ऐसे समझिए, अगर सेक्शन 133 ना हो तो सिर्फ एक समन मिलेगा जो बताता है क्या करना है, पर इस सेक्शन के साथ समन के साथ ऑर्डर की कॉपी भी मिलती है जो बताती है क्या करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। एक साधारण सा हुक्म अब एक ऐसी कानूनी कार्रवाई बन जाता है जिसके पीछे का कारण साफ है। और इसी वजह से कानून की भाषा में इसे प्रोसीजरल सेफगार्ड कहते हैं। सोच लीजिए, ये एक सेफ्टी गार्ड की तरह है।
इसका काम है ये पक्का करना कि पूरी लीगल प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और किसी के भी राइट्स का गलत इस्तेमाल ना हो। तो सीधे सीधे शब्दों में इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी को अंधेरे में नहीं रखता। जिसके पास नोटिस जा रहा है उसको आखिर तक पता होता है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, उसके पीछे का सॉलिड रीजन क्या है। इसी को कहते हैं इन्फॉर्म्ड नोटिस का प्रिंसिपल। तो हमने देखा कि कैसे सेक्शन 133 जैसा एक छोटा सा सिंपल सा नियम क्या के साथ क्यों को जोड़कर पूरी प्रक्रिया को कितना ट्रांसपेरेंट बना देता है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कानून की प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी और पारदर्शी होती है तो क्या इससे हम नागरिकों का उस पूरे सिस्टम में विश्वास और मजबूत नहीं होता? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी को अदालत में पेश होना हो लेकिन वो जा ही न पाए, मान लीजिए कोई बहुत दूर है या बीमार है, तब क्या होगा? भारत में एक नया कानून इसी मुश्किल को हल करने के लिए आया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये कानून क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है। जरा सोचिए, अदालत से बुलावा आता है लेकिन कोई व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसा हुआ है या फिर किसी की तबीयत इतनी खराब है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। ऐसे में कोर्ट जाना तो लगभग नामुमकिन है। पहले ये एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब कानून में एक नया रास्ता निकाला गया है। और अच्छी खबर ये है कि अब हमारे पास एक नया कानून है जो सीधे सीधे इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन देता है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इससे हमारी पूरी कानूनी प्रक्रिया ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल बन सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 134 की। जी हाँ, यही वो कानून है जो इस पूरी स्थिति को बदलने की ताकत रखता है। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि कैसे। तो ये है इस कानून का ऑफिशियल टेक्स्ट। हाँ, मैं मानता हूँ ये कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे अभी बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। तो इस भारी भरकम कानूनी भाषा का असल में मतलब क्या है? चलिए इस जटिल से दिखने वाले टेक्स्ट को एकदम सरल बनाते हैं ताकि हम इसके पीछे की सोच और इसके असली मकसद को पकड़ सकें। देखिए, किसी भी कानून को सही से समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 134 में इस्तेमाल हुए कुछ खास कानूनी शब्दों का मतलब जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर लागू कब होता है? ये आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति पर शांति भंग करने का शक होता है। मजिस्ट्रेट उन्हें बुलाते हैं और फिर एक सुनवाई होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि उस व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए कोई बॉन्ड भरवाना जरूरी है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी शब्द है, कारण बताओ या शो कॉज। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत एक ऑफिशियल ऑर्डर भेजकर किसी व्यक्ति को बुलाती है और उनसे पूछती है कि भाई बताओ, तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये अपना पक्ष रखने का एक मौका होता है। अच्छा, और ये सुरक्षा बॉन्ड क्या बला है? इसे आप एक तरह की गारंटी या डिपॉजिट समझ सकते हैं। ये अदालत से किया गया एक वादा होता है कि व्यक्ति भविष्य में अच्छा बर्ताव करेगा, शांति बनाए रखेगा, और इस वादे को पक्का करने के लिए कुछ पैसे भी जमा कराए जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस कानून के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो पावर जो ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को देता है और ये कैसे पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक नया मोड़ देता है। इस पूरे कानून का जो सार है ना, वो बस इन कुछ शब्दों में छिपा है: व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देना। यही वो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है जो सेक्शन 134 अपने साथ लेकर आता है। देखिए, पहले क्या होता था? अदालत में खुद हाजिर होना, मतलब पर्सनली प्रेजेंट होना, एक तरह से डिफॉल्ट नियम था, आपको जाना ही पड़ता था। लेकिन अब सेक्शन 134 के आने से मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को अपने वकील के जरिए पेश होने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि यह छूट बस मांगने से मिल जाती है। मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि पेश न होने का कोई पर्याप्त कारण है भी या नहीं, और ये कारण कोई छोटा मोटा बहाना नहीं, बल्कि कोई ठोस और गंभीर वजह होनी चाहिए, जैसे कि लंबी दूरी, कोई गंभीर बीमारी या कोई और बड़ी मजबूरी। तो ठीक है, ये कानूनी बदलाव हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना मायने क्यों रखता है? इसका आम लोगों और हमारी न्याय व्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे समझते हैं।
इसके फायदे कई हैं। सबसे पहले तो ये उन लोगों की मुश्किल कम करता है जिनके लिए अदालत तक आना जाना एक बड़ी चुनौती है। इससे ना सिर्फ नागरिकों का बल्कि अदालत का भी कीमती समय और पैसा बचता है। और सबसे बड़ी बात, ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, न्याय मिलने में देरी न हो। ये कानून असल में सुनवाई के सार को उसकी औपचारिकता से ऊपर रखता है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये कानून हमारी न्याय व्यवस्था को ज़्यादा मानवीय, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। ये इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि कभी-कभी न्याय के बड़े मकसद के लिए नियमों को असल जिंदगी की सच्चाइयों के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ता है। और यहीं से ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी न्याय प्रणाली नियमों की सख्ती और जिंदगी की मुश्किलों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकती है। सेक्शन 134 इसी बैलेंस को खोजने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सोचने वाली बात है ना? नमस्ते और स्वागत है। जरा सोचिए एक ऐसे कानून के बारे में जो जुर्म होने का इंतजार ही नहीं करता बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135 की हकीकत है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कानून की एक एक परत को खोलते हैं। ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब है कि नहीं? मतलब हम तो यही सोचते हैं कि कानून का काम सजा देना है, वो भी तब जब कोई जुर्म हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कानून एक ढाल की तरह काम करे? क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में होने वाली किसी गड़बड़ी को आज ही रोक दिया जाए? बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें धारा 135 में मिलता है। तो इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। आप इसे एक तरह का कानूनी वादा समझ सकते हैं जो किसी से शांति बनाए रखने के लिए लिया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये शांति बॉन्ड आखिर है क्या भला? अच्छा सोचिए, जब हम कोई घर किराए पर लेते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, है ना? ये इस बात की गारंटी होती है कि हम घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाई शांति बॉन्ड भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। ये अच्छे व्यवहार के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सीधा सा मतलब ये है कि ये एक कानूनी अग्रीमेंट है जिसमें एक इंसान कोर्ट से वादा करता है कि वो शांति बनाए रखेगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी पर भी उंगली रखकर कह दे कि चलो शांति बॉन्ड भरो। नहीं, ये प्रोसेस इतना आसान या मनमाना नहीं है। किसी से भी ऐसा वादा लेने से पहले एक पूरी की पूरी जांच पड़ताल होती है। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक जानकारी से। मजिस्ट्रेट तक ये खबर पहुंचती है कि कोई शख्स है जो पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। बस इसी जानकारी के आधार पर उस इंसान को कोर्ट में बुलाया जाता है और यहीं से फॉर्मल जांच शुरू होती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या खतरा वाकई में असली है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पूछताछ नहीं होती। कानून इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि ये जांच बिल्कुल फेयर हो, मतलब निष्पक्ष हो। इसीलिए इस जांच में ठीक वही नियम और प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं जो छोटे-मोटे अपराधों के ट्रायल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उस इंसान को अपनी बात रखने का, सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। ये पावर और फेयरनेस के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस है। तो फिर इस पूरी जांच पड़ताल का असली मकसद क्या है? बहुत सिंपल है। कोर्ट बस ये जानना चाहता है कि जो शुरू में जानकारी मिली थी वो सही थी या नहीं। क्या सच में शांति भंग होने का कोई ठोस खतरा है या ये सब बस एक अफवाह थी? बस सच और झूठ के बीच का फर्क पता लगाना ही इस पूरे प्रोसेस का सार है। लेकिन एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए खतरा बहुत बड़ा है और बिल्कुल सिर पर खड़ा है। क्या तब भी जांच पूरी होने का इंतजार किया जाएगा? नहीं, ऐसे इमरजेंसी केसेस के लिए भी कानून में रास्ते बनाए गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे मजिस्ट्रेट की पावर और एक इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाया गया है। कानून का सबसेक्शन 3 मजिस्ट्रेट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने का खतरा बहुत ज्यादा सीरियस है और इंतजार नहीं किया जा सकता, तो वो जांच का रिजल्ट आने से पहले ही उस इंसान से एक टेम्पररी, जिसे अंतरिम बॉन्ड कहते हैं, भरने को कह सकते हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन है। लेकिन ये कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। हाँ, ये सच है कि अगर कोई इंसान ये अंतरिम बॉन्ड भरने से मना कर दे तो मैजिस्ट्रेट उसे हिरासत में ले सकते हैं। पर
दूसरी तरफ कानून ये भी साफ साफ कहता है कि बॉन्ड की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त या मुश्किल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल एक तराजू जैसा है, जिसके एक पड़ले पर है समाज की सुरक्षा और दूसरे पर है एक इंसान की आज़ादी। कानून में एक बड़ा जरूरी शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओनरस। ओनरस इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा सख्त या भारी भरकम। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जो टेम्पररी बॉन्ड मांगा जा रहा है उसकी शर्तें ओरिजिनल ऑर्डर से ज्यादा सख्त नहीं हो सकती। मतलब अगर शुरू में 10,000 रुपए के बॉन्ड की बात थी तो अंतरिम बॉन्ड 50,000 का नहीं हो सकता। ये एक और सेफ्टी गार्ड है। अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर पर, और वो है टाइम लिमिट। जरा कल्पना कीजिए कि इस पूरे प्रोसेस पर एक टाइमर लगा दिया गया है और वो टिक टिक करके लगातार चल रहा है। और वो मैजिकल नंबर है 6। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने। ये छोटी सी टाइम लिमिट इस पूरे कानूनी प्रोसेस की हर चीज को कंट्रोल करती है, जांच से लेकर किसी की हिरासत तक। ये इस कानून का सबसे बड़ा सेफ्टी वाल्व है, आप कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जिस दिन जांच शुरू हुई उसी दिन से घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। 6 महीने पूरे हुए और बस गेम ओवर। कार्रवाई को हर हाल में, मतलब हर हाल में खत्म होना ही होगा। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई अगर मगर नहीं है। कानून का सबसेक्शन 6 इस गेम ओवर के 2 रास्ते बताता है। पहला रास्ता तो ये है कि जांच खुद ही 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि अगर कोई इंसान इस दौरान हिरासत में है तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे ये कार्रवाई अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांच पूरी हुई या नहीं, यहाँ आज़ादी को सबसे ऊपर रखा गया है। सुनने में तो ये 6 महीने का नियम बहुत ही सख्त लगता है ना? लेकिन क्या हर नियम का कोई ना कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं होता? तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस 6 महीने की घड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके? चलिए पता करते हैं। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन ये भी अपनी शर्तों के साथ आता है। मैजिस्ट्रेट चाहें तो जांच को 6 महीने से आगे बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें हवाई बातें नहीं करनी होंगी। उन्हें लिखकर बाकायदा स्पेशल रीजन देने होंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के ऊपर भी एक चेक लगा हुआ है। एक हायर कोर्ट यानी सेशंस जज इस एक्सटेंशन को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उन्हें ये ठीक नहीं लगा तो वो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि सेशंस जज इस एक्सटेंशन को कब कैंसिल कर सकते हैं? कानून कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि फैसला परवर्स था, मतलब पूरी तरह से बेतुका या बिना किसी तर्क का, या फिर जो स्पेशल रीजन दिए गए हैं वो बस बहाने हैं, तो वो इसे फौरन रद्द कर देंगे। ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक आखिरी और बहुत ही मजबूत चेक है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ धारा 135 समाज की सुरक्षा के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये 6 महीने की टाइम लिमिट और दूसरे सेफ्टी गार्ड्स के साथ एक इंसान की आज़ादी की भी हिफाजत करता है। ये कानून हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज की सेफ्टी और एक इंसान की फ्रीडम के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर है कहाँ। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए नागरिक सुरक्षा कोड की एक बहुत ही खास धारा के बारे में। ये धारा कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालती है, और वो है निवारक न्याय यानी प्रिवेंटिव जस्टिस। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वो किसी गड़बड़ी को होने से पहले ही रोक सके, मतलब शांति भंग होने की आशंका को ही खत्म कर दे। यही वो सवाल है जो हमें प्रिवेंटिव जस्टिस की दुनिया में लेकर जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 136 में। इसका मूल उद्देश्य ही है प्रोएक्टिव तरीके से, यानी सक्रिय होकर शांति बनाए रखना। मतलब इसका फोकस सजा देने पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोकने पर है। तो आखिर ये होता कैसे है? इसका जो मेन टूल है वो है एक सिक्योरिटी बॉन्ड। इसे हम अच्छे व्यवहार का बॉन्ड भी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कानूनी बॉन्ड आखिर होता क्या है। अगर सीधी सादी भाषा में समझे ना, तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड एक तरह का कानूनी वादा है
एक व्यक्ति कोर्ट के सामने ये प्रॉमिस करता है कि वो एक तय समय तक शांति बनाए रखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा और इस वादे को पक्का करने के लिए एक रकम भी तय की जाती है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह सोचिए। जैसे हम घर किराए पर लेते वक्त डिपॉजिट देते हैं ना, ये बॉन्ड भी अच्छे व्यवहार के लिए एक किस्म का डिपॉजिट ही है। अगर वादा तोड़ा तो ये रकम जब्त भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डर ऐसे ही हवा में नहीं दिया जा सकता। नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया है और उसका पालन करना ही पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक फॉर्मल जांच की जाती है। फिर उस जांच के आधार पर ये साबित करना होता है कि भाई शांति बनाए रखने के लिए ये बॉन्ड वाकई जरूरी है। और जब ये साबित हो जाता है, सिर्फ तभी मैजिस्ट्रेट ऐसा कोई ऑर्डर जारी कर सकता है। और यहाँ पर ना कानून में इस्तेमाल हुए शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये साबित हो जाता है, इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ शक की बिना पर काम नहीं चलेगा, सबूत चाहिए। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कानून इस पावर को बैलेंस कैसे करता है। तो सवाल ये है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसी धारा के अंदर 3 बहुत ही जरूरी सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। देखिए, ये पावर मजिस्ट्रेट को मिली तो है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, बेलगाम नहीं है। कानून खुद ये पक्का करता है कि इसका इस्तेमाल फेयर तरीके से हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके 3 मेन नियम हैं, एकदम सिंपल। पहला है कंसिस्टेंसी, मतलब जो फाइनल बॉन्ड होगा वो शुरुआती नोटिस से ज्यादा सख्त नहीं हो सकता। दूसरा फेयरनेस, यानी बॉन्ड का अमाउंट उस व्यक्ति के हालात के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। और तीसरा है प्रोटेक्शन, जो खास तौर पर बच्चों को सीधी कानूनी जिम्मेदारी से बचाता है। आइए इस फेयरनेस वाले नियम को थोड़ा और समझते हैं। कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि बॉन्ड का अमाउंट केस के हालात देखकर तय होगा, और साथ ही ये भी कहता है कि ये अत्यधिक या एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि ये एक रोकने का उपाय ही रहे, कोई सजा न बन जाए। और जो तीसरा सेफगार्ड है वो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर मामला किसी बच्चे से जुड़ा हो तो वो खुद बॉन्ड साइन नहीं करता। नहीं, ये जिम्मेदारी उनके जमानतदारों की होती है, जैसे कि उनके माता पिता या गार्जियन। और ये बच्चों को कानूनी झंझटों से बचाने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। आखिर इस पूरे कानून का मकसद क्या है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। तो सवाल ये है कि ऐसा कानून है ही क्यों? जवाब बिल्कुल सीधा है। इस कानून का पूरा मकसद अपराध होने के बाद सजा देना है ही नहीं। इसका असली मकसद है किसी भी गड़बड़ी को, किसी भी शांति भंग की आशंका को पहले ही रोक देना। फोकस पूरी तरह से प्रिवेंशन पर है, पनिशमेंट पर नहीं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो धारा 136 असल में शांति बनाए रखने का एक प्रोएक्टिव टूल है। यह एक प्रॉपर कानूनी जांच और सबूतों पर आधारित है। इसमें फेयरनेस और कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि बॉन्ड का अमाउंट ज्यादा नहीं हो सकता, और हाँ, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी है। कुल मिलाकर इसका पूरा जोर नुकसान को रोकने पर है, ना कि सजा देने पर। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या इस तरह की निवारक कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव एक्शन पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, या फिर ये व्यक्तिगत आज़ादी के साथ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। कभी सोचिए कि किसी पर कानूनी निगरानी रखी जा रही है, पर किसी किए हुए जुर्म के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि किसी को लगता है कि वो भविष्य में कोई गड़बड़ी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में किसी इंसान की रक्षा कौन करेगा? यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 137 एक ढाल बनकर सामने आती है। ये उन लोगों के लिए है जिन पर कोई आरोप तो नहीं लगा है, लेकिन जिनका भविष्य सवालों के घेरे में है। यही सवाल तो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या किसी को सजा देना सही है जबकि उसने अभी तक कुछ गलत किया ही नहीं? देखिए, ये कानून का एक ऐसा एरिया है जहां भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश हो रही है, और ये तो हमेशा ही एक मुश्किल काम होता है। ये कानून का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं नाजुक पहलू है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं।
धारा 137 उन लोगों के बारे में है जिन्हें भविष्य में अच्छा बर्ताव करने का वादा करने के लिए कहा जा रहा है, भले ही उन्होंने अभी तक कोई जुर्म ना किया हो। इसे एक प्रिवेंटिव उपाय की तरह सोचिए, जैसे बीमारी से बचने के लिए हम टीका लगवाते हैं। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी समस्या को होने से पहले ही रोकना है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में दो गुटों के बीच तनाव है। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ लोग शांति भंग कर सकते हैं, तो वो धारा 137 का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई हिंसा ना हो। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होगा कि शांति भंग होने का असली खतरा है? क्या ये सिर्फ एक शक है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? सारा का सारा मामला बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या उस इंसान पर एक तरह की कानूनी लगाम लगाना वाकई जरूरी है? जरा सोचिए, किसी को भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का वादा करने के लिए कहा जाए, कैसा महसूस होगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कानूनी जांच के सेंटर में है। तो ये जो बॉन्ड है, इसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझ लीजिए। आप वादा करते हैं कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके नतीजे होंगे। जैसे किसी को कहा जा सकता है कि 10,000 रुपए का बॉन्ड भरो। अगर वो अपना वादा तोड़ते हैं तो उन्हें वो पैसा सरकार को देना होगा। मतलब ये एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी है। और सब कुछ इसी एक धुरी पर घूमता है। क्या ये बॉन्ड सच में जरूरी है? क्या हालात इतने गंभीर हैं कि किसी की आज़ादी पर यह शर्त लगा दी जाए? अगर जांच किसी पर चल रही हो तो वो क्या दलील देगा? वो ये कैसे साबित करेगा कि उससे कोई खतरा नहीं है? अब हम आते हैं इस कानूनी प्रक्रिया के सबसे अहम मोड़ पे। समझ लीजिए तूफान की आंख में। ये वो पल है जब सब कुछ बदल सकता है। यही पल तय करता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर कोई जज है तो वो ये फैसला कैसे लेगा? ये 3 शब्द समझ लीजिए इस कानून के ताले की चाबी हैं। ये साबित नहीं होता है। अगर आरोप लगाने वाली पार्टी ये साबित नहीं कर पाती कि बॉन्ड जरूरी क्यों है, तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सोचने वाली बात है, किसी चीज का न होना साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये तय हो जाता है कि सबूत काफी नहीं है, जांच का नतीजा पूरी तरह से बदल जाता है। यहां से फिर कोई वापसी नहीं है। अगर कोई जूरी का सदस्य हो तो इस फैसले का वजन कैसे महसूस करेगा? यहां से कानून जैसे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। मजिस्ट्रेट के पास सोचने या अपनी मर्जी चलाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। कानून उनके हाथ से फैसला छीन लेता है और एक तय रास्ता दिखाता है। एक मजिस्ट्रेट के तौर पर सोचिए, जब कानून आपको एक खास कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दे। तो अब हम इस प्रक्रिया के अंत में हैं। जब सबूत नहीं है तो मजिस्ट्रेट को कुछ खास कदम उठाने ही पड़ते हैं। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो वो इन जरूरी कदमों के पीछे के लॉजिक का एनालिसिस कैसे करेगा? कानून ने इन कदमों को इतना साफ और जरूरी क्यों बनाया है? ये एक सिंपल 3 स्टेप की प्रक्रिया है जो उस इंसान को कानूनी उलझन से आज़ाद करती है। पहला, कागजी कार्रवाई पूरी करो। दूसरा, अगर वो हिरासत में है तो उसे रिहा करो। और तीसरा, अगर वो बाहर है तो उसे मामले से बरी कर दो, यानी डिस्चार्ज करो। उस इंसान की राहत की भावना की कल्पना कीजिए जिसे इस प्रोसेस के अंत में आज़ाद किया जा रहा है। ये सड़क पर 1-2 राहें जैसा है, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों रास्ते आज़ादी की तरफ ही जाते हैं। अगर कोई हिरासत में है तो उसे रिहा किया जाता है, और अगर वो पहले से ही बाहर है तो उसे डिस्चार्ज यानी मामले से ही मुक्त कर दिया जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, कानूनी कार्यवाही खत्म। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारी आज़ादी का एक सुरक्षा कवच है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी की आज़ादी को लंबे समय तक नहीं छीना जा सकता। अगर कोई इतिहासकार होता तो वो इस कानून के विकास को कैसे देखता? धारा 137 असल में एक ढाल है जो आम इंसान को सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल से बचाती है। ये साफ साफ कहती है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी को हमेशा के लिए कानूनी प्रक्रिया में फंसाकर नहीं रख सकते। अगर कोई दार्शनिक होता तो वो इस कानून के नैतिक पहलुओं पर कैसे बहस करता? इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह भी सोच सकते हैं। जब कानूनी सिस्टम पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता तो ये वॉल्व खुल जाता है और उस व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। ये सिस्टम को निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करता है। कोई कलाकार होता तो इस आइडिया को एक पेंटिंग में कैसे दिखाता? और आखिर में यही सवाल, धारा 137 एक इंसाफ पसंद समाज की नींव में एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी ईंट है। ये दिखाता है कि कभी-कभी प्रक्रिया खुद ही न्याय का एक रूप होती है।
एक नागरिक के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस तरह के कानूनों का हमेशा सम्मान हो और उनका पालन किया जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। कानून की दुनिया में ना कभी कभी छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं, और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक ऐसी ही धारा 138 को समझने वाले हैं। ये धारा सिर्फ एक सवाल का जवाब देती है, कोई कानूनी आदेश असल में लागू कब से होता है, उसकी घड़ी टिक टिक करना कब शुरू करती है। और यकीन माने, कानून की दुनिया में कब का सवाल बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, अदालत ने एक ऑर्डर तो पास कर दिया, ठीक है, पर सवाल यह है कि उस ऑर्डर की असली शुरुआत, उसकी गिनती कब से शुरू होगी? क्या उसी पल से जब जज ने अपना फैसला सुनाया, या फिर किसी और दिन से? यही तो वो कानूनी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा आदेशों की। देखिए, ये वो कानूनी निर्देश होते हैं जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है जो बार बार पब्लिक में शांति भंग कर रहा है, तो अदालत उसे कह सकती है कि भाई भविष्य में अच्छा बर्ताव करना होगा। तो ये सुरक्षा आदेश असल में है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का वादा है, एक गारंटी है। अदालत किसी व्यक्ति से कहती है कि वो एक बॉन्ड भरे जो इस बात की गारंटी हो कि आने वाले समय में वो शांति से रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। वो जो हमारा शुरुआती सवाल था ना कि आदेश की घड़ी कब से चलना शुरू होगी, उसका जवाब धारा 138 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है। और यही वो एक बात है जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। और वो एक सबसे जरूरी बात ये है, क्या वो इंसान जिसके खिलाफ ये ऑर्डर आया है उस समय किसी दूसरे जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? बस इसका जवाब हाँ है या ना, इसी से सब कुछ तय हो जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों और इनकी जो अलग अलग टाइमलाइन है उन्हें समझते हैं। धारा 138 इन्हीं दो सिचुएशंस को बहुत साफ साफ बताती है, और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति जेल के अंदर है या बाहर। देखिए, इस पूरी धारा का जो सार है ना, वो बस इतना सा है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही जेल में है तो उसके लिए सुरक्षा की अवधि बाद में शुरू होगी, और अगर वो आज़ाद है तो ये अभी मतलब फौरन शुरू हो जाएगी। और यही बाद में और अभी का फर्क समझना सबसे ज़रूरी है। तो पहले रास्ते की बात करते हैं। इसे आप कह सकते हैं रुकी हुई घड़ी वाला रास्ता। देखिए, धारा 138 एक ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से जेल में अपनी सजा काट रहा है और उसी दौरान उस पर यह सिक्योरिटी ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर इंतजार करेगा। उस ऑर्डर की गिनती तभी शुरू होगी जब वो इंसान अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आएगा। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी तुरंत चालू होने वाली घड़ी। तो धारा 138(2) के हिसाब से अगर वो व्यक्ति जेल में नहीं है तो ये जो सुरक्षा की अवधि है ये ऑर्डर दिए जाने की तारीख से ही शुरू हो जाएगी। मतलब अदालत ने ऑर्डर दिया और उसी पल से शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी शुरू। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी गुंजाइश भी रखी गई है। कानून कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि कोई ठोस वजह है तो वो इस पीरियड को किसी बाद की तारीख से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है किसी को अपने कुछ काम निपटाने हो या कोई और इंतजाम करना हो, तो कानून इस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाइमिंग का ये फेरबदल इतना जरूरी क्यों है ना? क्यों ना हर आदेश तुरंत लागू कर दिया जाए? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी सिद्धांत और लॉजिक काम करता है। इसका मकसद समझिए। देखिए, सिक्योरिटी ऑर्डर का मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य में कोई गड़बड़ी होने से रोकना है। जेल की सजा जो है वो है दंडात्मक, मतलब प्यूनिटिव, जबकि ये सुरक्षा आदेश निवारक है, यानी प्रिवेंटिव। कानून ये पक्का करता है कि एक ही इंसान पर एक ही समय में दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ ना पड़े। मतलब सजा खत्म होने के बाद अच्छे बर्ताव की निगरानी शुरू होती है, सजा के दौरान नहीं। तो चलिए एक बार फिर से सारी बात को फटाफट दोहरा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो सिक्योरिटी पीरियड उसकी सजा खत्म होने पर शुरू होगा, सीधी सी बात है। और अगर वो जेल में नहीं है तो ये आमतौर पर ऑर्डर वाले दिन से ही लागू हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि कैसे टाइमिंग का ये एक छोटा सा नियम सजा देने और अपराध को रोकने के दो बिल्कुल अलग अलग मकसदों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाता है।
ये कानून के उस पहलू को सामने लाता है जो सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि सुधार और समाज की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देता है। कभी सोचा है, जब कोई अदालत किसी से शांति बनाए रखने का एक कानूनी वादा करवाती है, तो उस वादे को तोड़ने का असल मतलब क्या होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 139 को आसान भाषा में समझेंगे, जो इसी वादे की पूरी कहानी बताती है। हाँ, मुझे पता है, ये कानूनी भाषा थोड़ी भारी लग सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं। इसका जो सार है वो बहुत सीधा है। चलिए, इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये सुरक्षा बॉन्ड आखिर है क्या भला? असल में ये बस एक औपचारिक वादा है, और यही वादा इस पूरे कानून के दिल में है। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक सुरक्षा बॉन्ड अदालत को दिया गया एक पक्का, कानूनी रूप से बांधने वाला वादा है। ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि मैं इन नियमों और शर्तों का पालन करने की कसम खाता हूं। ये कोई हल्की पुल्की बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा है। पर मजा ये है कि ये वादा सिर्फ एक तरह का नहीं होता। कानून के हिसाब से इसके दो अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक है शांति बनाए रखना और दूसरा है सदाचारी बने रहना। आइए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, एक तरफ है शांति बनाए रखना। ये एक आम सी जिम्मेदारी है कि भाई पब्लिक में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। लेकिन दूसरी तरफ है सदाचारी बने रहना, और यहाँ पर कानून बहुत ज्यादा साफ हो जाता है कि इस वादे को तोड़ने का मतलब क्या होगा। और सच कहूं तो यही इस कानून का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जहां शांति की परिभाषा थोड़ी खुली हो सकती है, वहीं सदाचार को तोड़ने के नियम एकदम साफ शीशे की तरह बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये नियम हैं क्या। तो सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति ये सदाचारी बने रहने का वादा तोड़ता कब है? कानून इस मामले में बिल्कुल गोलमोल बात नहीं करता। वो 3 खास कामों को सीधे सीधे बॉन्ड का उल्लंघन मानता है। ये 3 तरह से हो सकता है। पहला, अपराध करना, मतलब सीधे सीधे कोई जुर्म कर देना। दूसरा, प्रयास करना, यानी कोशिश करना, भले ही कामयाब ना हुए हों, सिर्फ कोशिश ही काफी है। और तीसरा है दुष्प्रेरण, जिसका मतलब है किसी और को जुर्म करने के लिए उकसाना या उसकी मदद करना। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ एक पेंच है। हर छोटी मोटी गलती से ये बॉन्ड नहीं टूटता। ये वादा सिर्फ और सिर्फ तब टूटता है जब किया गया अपराध इतना संगीन हो कि उसकी सज़ा जेल हो सकती हो। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। चलिए अब इस धारा के आखिरी लेकिन शायद सबसे दमदार हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि इस कानून के हाथ कितने लंबे हैं। ये बस कुछ शब्द हैं, चाहे वो कहीं भी किया गया हो, लेकिन ये इस कानून को एक असाधारण ताकत देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड पर दस्तखत किए हैं, वो भारत में कहीं भी चला जाए, ये वादा उसके साथ साथ चलता है। अपराध कहीं भी हो, बॉन्ड टूट जाएगा। इसकी कोई भौगोलिक सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक सुरक्षा बॉन्ड है जो अदालत से किया गया एक औपचारिक वादा है। ये वादा या तो शांति बनाए रखने का है या सदाचारी बने रहने का। अगर ये सदाचार का वादा है तो ये तब टूटता है जब कोई ऐसा अपराध किया जाए या करने की कोशिश की जाए जिसकी सजा जेल हो। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपराध भारत में किस कोने में किया गया हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कानून एक वादे को इतनी ज्यादा ताकत देता है, एक ऐसा वादा जिसकी कोई सरहद नहीं है, तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। चलिए आज जमानत प्रक्रिया के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो ये कि अदालत कैसे तय करती है कि किसी आरोपी की गारंटी लेने वाला इंसान यानी जमानतदार भरोसे के लायक है भी या नहीं। जरा सोचिए, जब किसी को बेल मिलती है तो कोर्ट को ये भरोसा कौन दिलाता है कि वो इंसान सुनवाई के लिए वापस जरूर आएगा? कोई तो होना चाहिए ना जो जिम्मेदारी ले। तो ये जिम्मेदारी जो इंसान लेता है उसी को कहते हैं जमानतदार या श्योरिटी। आसान भाषा में समझें तो ये वो व्यक्ति है जो अपनी साख पर, अपनी गारंटी पर किसी दूसरे के अदालत में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेता है। एक तरह से ये सिस्टम के लिए कैरेक्टर को साइनर जैसा है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर।
कानून और खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 140 मैजिस्ट्रेट को इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी पावर देती है। ये धारा साफ कहती है कि मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो किसी नए जमानतदार को स्वीकार करने से मना कर दें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस जमानतदार को भी खारिज कर सकते हैं जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो, भले ही किसी और मजिस्ट्रेट ने किया हो। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। किसी को मना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कानूनी आधार हो सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि जमानतदार इस रोल के लिए एक अयोग्य व्यक्ति यानी अनफिट पर्सन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अयोग्य है कौन? ये कैसे तय होगा? क्या ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के मन की बात है या कोई अंदाजा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून ने इस बात को पक्का किया है कि ये फैसला मनमाने ढंग से ना हो। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जांच का प्रोसेस बनाया गया है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। और ये प्रोसेस कानून में ही लिखा है। कानून साफ कहता है कि किसी जमानतदार को रिजेक्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट को उसकी फिटनेस की शपथ पर जांच करनी होगी। वो ये जांच खुद कर सकते हैं या किसी और मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जांच करनी ही होगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इस जांच के 3 बिल्कुल साफ सुथरे स्टेप्स हैं। पहला, एक फॉर्मल इंक्वायरी शुरू करना। दूसरा, सबको एक वाजिब नोटिस देना। और तीसरा, जो भी सबूत सामने आए उन्हें रिकॉर्ड करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप है जांच शुरू करना। और यहां एक बहुत जरूरी शब्द है, शपथ पर। इसका मतलब है कि ये कोई कैजुअल पूछताछ नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी कार्रवाई है। यहां जो भी कहा जाएगा वो शपथ लेकर कहा जाएगा, जिसकी कानूनी अहमियत होती है। दूसरा स्टेप है नोटिस। देखिए, इंसाफ का एक सीधा सा नियम है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए कानून कहता है कि जांच शुरू करने से पहले जमानतदार को और जिसने उसे पेश किया है, दोनों को एक मुनासिब नोटिस देना ही होगा। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सबूतों को रिकॉर्ड करना। मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी है कि जांच के दौरान जो भी सबूत सामने आए उनका सार वो लिखित में दर्ज करे। यही वो कदम है जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाता है। ठीक है, तो जांच हो गई, सबूत भी रिकॉर्ड पर आ गए। अब क्या? अब आता है फैसले का टाइम। और यह फैसला पूरी तरह से उसी जांच में मिले सबूतों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो भी फाइनल ऑर्डर पास करेंगे उसमें भी कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो एक फॉर्मल लिखित ऑर्डर होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जमानतदार एक अयोग्य व्यक्ति है। और सबसे जरूरी बात, इस नतीजे पर पहुंचने के पीछे की वजहें क्या थीं, उन्हें भी साफ साफ लिखना होगा। और ये जो कारण लिखने की शर्त है ना, सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोसेस की जान है। ये एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी वॉल्व है जो किसी भी तरह के मनमाने फैसलों को रोकता है। तो हमने प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं उनके अधिकारों का क्या? कानून उनकी हिफाजत कैसे करता है? चलिए इसमें दिए गए सेफ्टी मेजर्स पर एक नजर डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, किसी नए जमानतदार को मना करने और किसी पहले से मंजूर हो चुके जमानतदार को हटाने में एक छोटा सा फर्क है। जब कोई नया जमानतदार आता है तो जांच सिर्फ उसकी फिटनेस पर होती है, लेकिन अगर किसी मौजूदा जमानतदार को हटाया जा रहा है तो उसकी फिटनेस की जांच के साथ साथ जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे भी अदालत में बुलाना जरूरी है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये कानून में साफ साफ लिखा है। कानून कहता है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को समन या वारंट जारी करके उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करवाना होगा जिसकी जमानत ली गई थी। ये उस जमानत पर बाहर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये सिस्टम हर किसी के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जमानतदार को नोटिस पाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे भी मौजूदगी का अधिकार है, और इन सब से पूरी न्याय प्रणाली की साख बनी रहती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि धारा 140 मैजिस्ट्रेट को कोई अंधाधुंध पावर नहीं देती, बल्कि ये एक बहुत ही सधा हुआ सबूतों पर आधारित प्रोसेस है जिसे सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता और सिस्टम की गरिमा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रक्रिया हमें अयोग्य जमानतदारों से बचाती तो है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है।
कि आखिर वो क्या पैमाने हैं, वो क्या वजह हैं जो कानून की नज़र में किसी इंसान को जमानतदार बनने के लिए सच में अयोग्य बना देती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक बहुत ही दिलचस्प धारा के बारे में, सेक्शन 141। इसे अच्छे व्यवहार की जमानत भी कहते हैं। चलिए आज इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोर्ट किसी से अच्छे व्यवहार की जमानत मांगती है, लेकिन वो इंसान ये जमानत दे ही नहीं पाता। तो फिर क्या होगा? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, और बस यहीं पर सेक्शन 141 की एंट्री होती है। लेकिन नतीजों पर कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कानून की भाषा में इस सिक्योरिटी या जमानत का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि यही इस पूरे सेक्शन की नींव है। अच्छा, इसको ना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह समझिए, जैसे हम घर किराए पे लेते हुए देते ना, ये भी कुछ वैसा ही है। ये एक कानूनी वादा है कि कोई इंसान आने वाले समय में अच्छा बर्ताव करेगा, और इस वादे के पीछे होता है सजा का डर। यही डर असल में उसके भविष्य के बर्ताव को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब देखिए, कोर्ट ये सिक्योरिटी दो मेन वजहों से मांग सकती है। एक तो है शांति बनाए रखने के लिए, जो सेक्शन 136 में आता है, और दूसरा है अच्छे व्यवहार के लिए, जिसके बारे में सेक्शन 125 और कुछ दूसरे सेक्शंस में बताया गया है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इनके नतीजे भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 141 के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जहां से हमने शुरू किया था। क्या होता है जब कोई कोर्ट की मांगी हुई सिक्योरिटी नहीं दे पाता? यहीं से कानून अपना असली काम दिखाना शुरू करता है। इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है। सेक्शन 141(1)(a कहता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो उस इंसान को सीधा जेल भेजा जाएगा। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा एक्शन। ये कानून का एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो इसकी प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 1, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। स्टेप 2, उस इंसान ने सिक्योरिटी नहीं दी। स्टेप 3, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। ये जेल की सजा दो तरह से खत्म हो सकती है। या तो जो टाइम पीरियड तय हुआ था वो पूरा हो जाए, या फिर वो इंसान बीच में ही सिक्योरिटी जमा कर दे। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। ये प्रोसेस तब बदल जाती है जब सिक्योरिटी का मांगा गया टाइम पीरियड काफी लंबा हो, मतलब हर केस एक जैसा नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए मांगी गई हो तब क्या होगा? ऐसे में यह पूरा मामला और सीरियस हो जाता है और प्रोसेस थोड़ी बदल जाती है। इससे पता चलता है कि कानून लंबे समय वाले केसेस को ज्यादा गंभीरता से देखता है। यहां पर सेक्शन 141 के सब सेक्शन 2 और 3 काम में आते हैं और मामला और भी फॉर्मल हो जाता है। अब मजिस्ट्रेट खुद आखिरी फैसला नहीं ले सकता। वो क्या करता है? वो केस को ऊपर भेजता है, सेशंस जज के पास। फिर सेशंस जज पूरे केस को दोबारा देखते हैं, और हां, उस इंसान को अपनी बात कहने का पूरा मौका भी दिया जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। और हां, एक बहुत जरूरी लिमिट भी है। इस सेक्शन के तहत किसी को भी 3 साल से ज्यादा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, भले ही सिक्योरिटी का पीरियड कितना ही लंबा क्यों ना मांगा गया हो। ये एक मैक्सिमम लिमिट है जिसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी देने की। अब सीन बदलते हैं। सोचिए किसी ने सिक्योरिटी दे दी, बॉन्ड भर दिया, लेकिन बाद में अपना वादा तोड़ दिया, तो क्या होगा? क्योंकि वादा करना और उसे निभाना दो अलग अलग बातें हैं, है ना? तो अगर कोई शांति बनाए रखने का बॉन्ड देता है और फिर उसे तोड़ देता है, तो उसके लिए एक अलग नियम है। इस सिचुएशन को सेक्शन 141(1)(b के तहत हैंडल किया जाता है, और जाहिर है इसके नतीजे भी अलग होते हैं। तो यहां पर जो की पॉइंट है वो ये है कि ये जो सजा है ये उस ओरिजिनल वादे को तोड़ने की सजा है। मतलब उसने जो नया अपराध किया उसकी सजा तो उसे अलग से मिलेगी ही। ये सजा उसके ऊपर है। कह सकते हैं कि एक गलती के दो नतीजे। चलिए अब इस सेक्शन की आखिरी और एक बहुत ही बारीक डिटेल पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सेक्शन के तहत जो जेल होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती? जी हां, सजा की नेचर भी अलग अलग हो सकती है। ये बात कानून की बारीकी दिखाती है। सजा का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि सिक्योरिटी मांगी क्यों गई थी। याद है,
हमने शुरू में दो तरह की सिक्योरिटी की बात की थी, एक शांति बनाए रखने के लिए और दूसरी अच्छे व्यवहार के लिए। बस यहीं पर वो फर्क काम आता है। तो सेक्शन 141 के सब सेक्शन 7 और 8 के नियम कुछ इस तरह हैं। अगर मामला शांति बनाए रखने या कुछ खास तरह के अच्छे व्यवहार से जुड़ा है तो जेल हमेशा सादा यानी सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी। लेकिन अगर मामला ज्यादा गंभीर है, जैसे सेक्शन 128 या 129 के तहत अच्छे व्यवहार का, तो कोर्ट के पास कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर देने का भी अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि सेक्शन 141 असल में एक कानूनी टूल है, एक ऐसा सिस्टम जो अच्छे आचरण को लागू करवाने के लिए बनाया गया है। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है और गलती करने पर अलग-अलग लेवल के नतीजे भी तय हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि ये कानून जो अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है, वो समाज की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी। नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में किसी को जेल हो जाए, वो भी बिना कोई जुर्म किए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। और यह होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत। तो आज हम इसी कानून को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सिर्फ सिक्योरिटी ना दे पाने की वजह से किसी को जेल क्यों हो जाती है। फिर अगर कोई जेल में है तो बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं, और ये शर्तों के साथ आज़ादी का क्या मतलब होता है। ये आज़ादी छीनी भी जा सकती है क्या? और आखिर में बात करेंगे कि सिक्योरिटी बॉन्ड को पूरी तरह से कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन की जड़ को समझते हैं। सोच कर देखिए, कोई इंसान जेल में बंद है लेकिन किसी जुर्म के लिए नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये कोई सजा नहीं है। मतलब ये धारा तब इस्तेमाल होती है जब लगता है कि कोई इंसान भविष्य में समाज के लिए खतरा बन सकता है, भले ही उसने उस वक्त तक कोई जुर्म ना किया हो। ये एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन है। उनसे बस शांति बनाए रखने या अच्छा बर्ताव करने के लिए एक बॉन्ड साइन करने को कहा जाता है, और अगर वो ये बॉन्ड या गारंटी नहीं दे पाते, बस तभी उन्हें जेल भेजा जाता है। तो ठीक है, अगर कोई इस सिचुएशन में फंस गया है तो उसे बाहर कौन निकाल सकता है? आइए अब ये देखते हैं कि कानून ने ये पावर आखिर किन अधिकारियों को दी है। यहाँ रिहाई के आप कह सकते हैं दो मेन रास्ते हैं। पहला, जिला मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस इंसान को पूरी तरह से रिहा कर सकते हैं, पर तभी जब उन्हें लगे कि अब उस इंसान से समाज को कोई खतरा नहीं है। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है। इसमें हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट सिक्योरिटी की शर्तों में ढील दे सकते हैं, जैसे बॉन्ड का अमाउंट कम कर देना या जितने गारंटर्स यानी जमानतदारों की जरूरत है उनकी संख्या घटा देना। अच्छा, लेकिन एक बात समझना जरूरी है। रिहाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अब पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। कई बार इस आज़ादी के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं। देखिए, कानून यहाँ एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है किसी की पर्सनल लिबर्टी और दूसरी तरफ है पब्लिक सेफ्टी। तो होता यह है कि इंसान को रिहा तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ताकि समाज भी सुरक्षित रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान को रिहा किया जा रहा है वो इन शर्तों को माने। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई इन शर्तों को तोड़ दे तो फिर क्या होगा? उसके क्या नतीजे होंगे? देखिए, अगर कोई भी शर्त तोड़ी जाती है तो प्रोसेस बिल्कुल सीधा और साफ है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट रिहाई का ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उस इंसान को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और फिर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी सजा का बचा हुआ टाइम पूरा कर सकें। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जब कोई इंसान कंडीशनल रिलीज पर बाहर होता है तो उसकी सजा की जो घड़ी है वो एक तरह से पॉज हो जाती है, और जिस दिन वो शर्त तोड़ता है वो घड़ी ठीक वहीं से दोबारा चलना शुरू हो जाती है जहां वो रुकी थी। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस सिक्योरिटी बॉन्ड की पूरी झंझट को ही खत्म करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि कोर्ट को खुद ही लगे कि अब बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है और वो उसे कैंसिल कर दे। और दूसरा तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी, यानी जो जमानतदार बना था, वो खुद कोर्ट जाकर कह सकता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर उस व्यक्ति को जिसके लिए गारंटी दी गई थी उसे दोबारा कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है।
तो कुल मिलाकर धारा 142 एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हमारे सामने रखती है। सवाल ये कि एक तरफ समाज की सुरक्षा है और दूसरी तरफ एक इंसान की आज़ादी। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज के तौर पर लगातार ढूंढते रहना होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोर्ट से किया गया एक फॉर्मल वादा क्या होता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा वादा जो शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब उस वादे को निभाने में कोई चूक हो जाए तब कानून क्या करता है? बस इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वादा है क्या। लीगल टर्म्स में इसे कहते हैं पीस बॉन्ड या शांति बॉन्ड। तो ये शांति बॉन्ड, जैसा नाम से ही लग रहा है, शांति बनाए रखने की एक गारंटी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गुड बिहेवियर के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहा हो कोर्ट में। ये वादा होता है कि भाई मैं इतने समय तक कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये बेसिकली अच्छे बर्ताव को पक्का करने का एक कानूनी तरीका है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्या होगा अगर उसी इंसान को जिसने ये शांति बॉन्ड भरा है किसी दूसरे ही केस में कोर्ट से बुलावा आ जाए, मतलब एक समन्स आ जाए? बस यहीं से सारा एक्शन शुरू होता है। आइए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने जनवरी में 1 साल का मतलब 12 महीने का शांति बॉन्ड साइन किया। ठीक, अब 6 महीने बाद जून में उसे किसी और ही मामले में कोर्ट में हाजिर होने का समन्स मिल जाता है। और जैसे ही वो जुलाई में कोर्ट पहुंचता है, बस लॉ का एक खास सेक्शन 143 एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो कोर्ट अंदाजे से काम नहीं करती। लॉ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अब आगे क्या करना है, और ये सारा खेल है पुराने बॉन्ड को कैंसिल करके एक नया बॉन्ड बनाने का। ये प्रोसीजर ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, पहला स्टेप, वो इंसान कोर्ट में पेश होता है। दूसरा स्टेप, कोर्ट उसका पुराना वाला बॉन्ड कैंसिल कर देती है। फिर फौरन ही एक नया बॉन्ड बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नया बॉन्ड है ये पूरे 1 साल का नहीं होगा, ये सिर्फ बचे हुए टाइम के लिए होगा। मतलब ओरिजिनल बॉन्ड का जो भी टाइम पीरियड बाकी था, बस उतने के लिए। यहां इस कंपैरिजन को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। पुराना बॉन्ड कैंसिल्ड, नया बॉन्ड एक्टिव। टाइम पीरियड वो कम हो गया है, सिर्फ बचा हुआ समय कवर कर रहा है, लेकिन कंडीशंस वो बिल्कुल सेम रहती हैं जैसी ओरिजिनल बॉन्ड में थी। मतलब अच्छा व्यवहार करने का वादा अभी भी कायम है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। कानून की जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, उसको समझते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है कानून की असल लैंग्वेज। हाँ, पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका मकसद बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। ये बस एक लीगल लिंक बना रही है। तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये जो नया कम समय का बॉन्ड है वो कानूनी तौर पर उतना ही पक्का और वैलिड है जितना कोई और सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। ये रूल सिस्टम में किसी भी तरह के कंफ्यूजन को रोकता है और सब कुछ कंसिस्टेंट रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? ये छोटा सा प्रोसीजर जस्टिस सिस्टम की बड़ी पिक्चर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, ये रूल एक साथ कई काम करता है। एक तो ये उस इंसान को उसके वादे के लिए अकाउंटेबल बनाता है। ये कोई सजा नहीं है, ये बस एक तरह का प्रोसीजरल रीसेट है। इससे ये पक्का होता है कि शांति बनाए रखने का जो मेन गोल था वो पूरा हो। असल में ये पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर आते हैं। कानून में ये जो छोटी छोटी प्रोसीजरल डिटेल्स होती हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं? कैसे यही बारीकियां एक फेयर और इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम की फाउंडेशन को मजबूत करती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।